हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जो हमारे पास बचे हुए दिन है, मैं उसमें आपको केमिस्ट्री का टोटल जो तीनों पार्ट होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों में जितने भी चैप्टर है सबका मैं चैप्टर वाइज आपका क्विक रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू जो होता है आप कराने वाला हूँ। तो केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। और इवन मैं फिजिक्स का भी कराऊंगा, बट उसमें होल सिलेबस रहेगा, और बायोलॉजी का भी होगा, तो उसमें भी सारा चैप्टर जो रहेगा उनसे जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको करा दूंगा। और मेनली जो मैं अब क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो नीट का पीवाईक्यूज रहेगा, बीसीईसी का पीवाईक्यूज रहेगा, जो मुझे लगता है कि डायरेक्टली जो होता है आ सकता है, जिसका ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है। हर बार जो है मतलब ऐसा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखा जाता है, तो वही सब क्वेश्चन जो है उसी टाइप का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो एकदम रियल एग्ज़ाम का जो है आपको फील आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज जो इनऑर्गेनिक में जो मैं चैप्टर कराऊंगा वो होगा पीरियोडिक टेबल, काफ़ी इंपॉर्टेंट। केमिकल बॉन्डिंग है ना, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हाइड्रोजन, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द यूपेक नेम ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। 100 से अधिक वाले एटॉमिक नंबर के लिए जो होता है एक यूपेक नेमिंग जो होता है करने के लिए एक नियम बनाया गया है। तो वही बोल रहा है कि 119 जो है किसी का परमाणु संख्या है, तो उसका क्या यूपेक नेम होगा। तो ये जो है मैंने पहले से ही जो है आपको लिख दिया है कि नोमेनक्लेचर के लिए जो होता है यहाँ पर कुछ टर्म यूज किया जाता है। जैसे 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा मत बोल देना, क्वाड होता है ना, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए देखो यहाँ पर सेप्ट है ना, हेप्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पर 7 के लिए क्या यूज करना है, सेप्ट। 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए एन। तो हमें 119 के लिए लिखना है, तो 1 के लिए क्या यूज करते हैं जी, अन। फिर एक और एक है अन। 9 के लिए क्या यूज करते हैं, देखो यहाँ पर नीचे में एन, और लास्ट में हो जाएगा, और लास्ट में सॉफिक्स हम लोग क्या यूज कर देते हैं, IUM। तो इसका नाम हो जाएगा अन अन एनियम। पहला देखो अन अन ऑक्टियम, ये तो नहीं होगा। दूसरा अन अन एनियम, करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। तीसरा देखिए अन नील आ गया, ये तो नहीं होगा है ना, नील 0 के लिए यूज करते हैं। अन अन अनियम, ये 111 का बात कर रहा है, तो ये सब भी नहीं होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मतलब डायरेक्टली जो है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिख सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है जी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, उसी को बोलते हैं। सब में इलेक्ट्रॉन गिन लो। पहला अगर देखोगे तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, और एक पॉजिटिव चार्ज लगा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, ये Na+ जो आप देख रहे हैं। वैसे ही मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, +2 चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 10। बिल्कुल, यहाँ तक तो सही है। ऑक्सीजन का होता है 8 परमाणु संख्या, और जब कोई चार्ज नहीं होता है तो उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन एक निगेटिव चार्ज लग गया। निगेटिव चार्ज तब आता है जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेता है। तो 8 पहले से था, एक ले लिया, 9 हो गया। तो इन सब के पास तो 10 है, इसके पास 9 हो गया, तो सेम तो नहीं हो रहा है, तो ऐसा ही कट जाएगा ये। बी चेक करो, कैल्शियम के पास होता है 20, +2 लगा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 18। आर्गन के पास कितना होता है, 18। पोटेशियम के पास होता है 19, एक जो होता है पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल के 18 हो गया, यहाँ तक तो सही है। क्लोरीन का देखो होता है 17, एक निगेटिव चार्ज जुड़ जाएगा, 18। तो इसमें चारों जो आप देख रहे हैं स्पीसीज, इन सब के पास जो है 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हो जाएगा चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। वैसे ही आप CD को चेक कीजिएगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है आपको अलग अलग मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 4D, 5P, 5F और 6D ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अनुसार। तो देखिए, जब भी जो होता है इस प्रकार का ऑर्बिटल्स आ जाए और एनर्जी आपसे पूछे, तो उस कंडीशन में आपको यूज करना है N+L रूल। N+L रूल को जो होता है आप यूज कर दीजिए, है ना। N और L जो है आपको निकालने आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 4D है, तो जो आपको नंबर दिख रहा है ये 4, ये क्या बताता है, N को बताता है। और D आपको पता होना चाहिए, मैंने बहुत सारा जो है वीडियो में बताया है कि आपको याद रखना पड़ेगा। SPDF के लिए जो L का वैल्यू, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, तो D के लिए कितना होता है 2, मतलब यहाँ पर L का वैल्यू कितना है 2। 4D के लिए अगर हम लोग N+L जोड़े तो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, है ना। ऐसे ही सबके लिए जोड़िए, जिसका भी N+L जोड़ने पर जो होता है वो ज़्यादा आता है, ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल का आता है कि उसका एनर्जी
उतना ही ज़्यादा होता है। तो सबका आप जोड़ लीजिए, उसके बाद अरेंज कर लीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि n+l हम लोग जोड़ें और सेम आ गया, बराबर आ गया 2 का, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि जिसका n ज़्यादा, उस कंडीशन में जो है जिसका n ज़्यादा होता है उसका एनर्जी ज़्यादा हो जाता है ना। तो हमारे पास है 4D। 4D के लिए देखें कि n+l कितना आया 6, वैसे ही 5P के लिए आप चेक कर लीजिए, तो 5 और P के लिए 1 6, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 हो जाएगा। वैसे ही 5F के लिए आप चेक कीजिएगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा इसके लिए। 6P के लिए आप चेक कीजिएगा तो 6 और 1 7 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है 5F के लिए आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा तो 5F हो जाएगा। ये देखिए कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। 5F के बाद कौन हो जाएगा जी 6P, देखो इसके पास 7 आ रहा है 6P, इसमें भी 6P है, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए 4D हो या फिर 5P हो, दोनों का जो है n+l जोड़ने पर कितना आ रहा है 6, बराबर आ गया। अब किसको देखेंगे जिसका n ज़्यादा, तो 5P में अब देखिए n क्या है यहाँ पर 5 है ना जी। जो नंबर लगा रहता है वो क्या बताता है n, ऑर्बिट के बारे में बताता है। तो 5P में जो होता है n ज़्यादा तो इसका एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 4D से ज़्यादा किसका हो जाएगा 5P का। करेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखा गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। बोल रहा है कि कौन सा एटम जो है सबसे ज़्यादा उस पर आयंस, मतलब सबसे ज़्यादा जो है उस पर चार्ज आएगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव चार्ज हो, नियरेस्ट जो करीबी नोबल गैस है उसको प्राप्त करने के लिए। आप देखिए ये क्या है जी सोडियम, परमाणु संख्या 11, ये सब तो आपको पता होना चाहिए। फ्लोरीन का 9, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7। इन सब के नियरेस्ट नोबल गैस कौन होता है जी नोबल गैस इनर्ट गैस है ना। इनर्ट गैस में क्या आता है हरभजन, नेहरा और करे, जीरो, रन, इस टाइप से हम लोग याद करते हैं, या फिर हेमा, नेहा और करीना, जीती रहना। तो हीलियम का 2 होता है, नियोन का क्या होता है 10 होता है। तो इनके करीब जो होता है नोबल गैस कौन है नियोन है। मतलब इन सब जो होता है ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस को क्यों कोई प्राप्त करना चाहता है एटम, इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि नोबल गैस में जो होता है सारा जो सबसेल होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है, सारा ऑर्बिटल आप बोल सकते हैं कि फुल्ली फिल्ड होता है, मतलब स्टेबल होता है। और हर कोई, आप लोग भी जो पढ़ रहे हैं ये वीडियो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं ज़िंदगी में स्टेबल होने के लिए। तो एटम भी चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं, और ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा नोबल गैस को प्राप्त करेगा। तो सोडियम के पास जो है 11 इलेक्ट्रॉन है, इसको करना है कितना 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम पे कितना चार्ज आएगा 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। सोडियम पे क्या आएगा 1 जो होता है पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलिए फ्लोरीन जो होता है इसका होता है 9, और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जो होता है 10 इलेक्ट्रॉन होगा, तो गेन करेगा तो निगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन का होता है 8, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो निगेटिव चार्ज, 2 निगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन का होता है 7, माना कोई चार्ज नहीं है तो परमाणु संख्या जितना होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है 7, तो इसको 10 बनाना है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर 3 निगेटिव चार्ज आएगा। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किस पे आ रहा है नाइट्रोजन पे। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ है ना। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का जो होता है आपको ऑर्डर बताना है। सेकेंड पीरियड में देखो क्या क्या आता है, लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब आता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि कितना ऊर्जा जो होता है दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, है ना। इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो है जितना ऊर्जा दिया जाता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, सिंपल शब्दों में समझिए। तो कौन जो है इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, जिसका साइज जो है बड़ा होगा। साइज बड़ा है तो वहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है तो आसानी से निकल जाएगा। और आपको पता है कि पीरियड में हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, ये कहाँ चल रहा है लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे को हम लोग बोलते हैं टॉप टू बॉटम। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज जो होता है घटता है। जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होते जाता है। तो होना क्या चाहिए था कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इस टाइप से जो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी लगातार बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से पूछेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है भाई, ये यहाँ पर एक्सेप्शन हो जाता है। ये जो आप ट्रेंड देख रहे हैं ये ट्रेंड नहीं चलता है, 2 जगह आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता है। इस एक्सेप्शन को आप याद भी रख सकते हैं ना, एक छोड़ के क्रॉस लगाना रहता है। जैसे लिथियम को छोड़ के बेरिलियम बोरोन में आप क्रॉस लगा दीजिए, कार्बन को छोड़ के नाइट्रोजन ऑक्सीजन में आप क्रॉस लगा दीजिए, बाकी सबको आप सजा लीजिए ऐसे ही। तो सबसे ज़्यादा नियोन का तो होगा ही, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद होना चाहिए था ऑक्सीजन का, हो जाएगा नाइट्रोजन, है ना, क्रॉस लगा के आप सीख सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा ऑक्सीजन,
फिर कार्बन, फिर यहाँ पर देखिए बोरोन का होना चाहिए था लेकिन हो जाएगा बेरिलियम का, उसके बाद बोरोन और सबसे कम लिथियम। तो 2 जगह एक्सेप्शन दिख रहा है, एक बेरिलियम और बोरोन में बेरिलियम का ज़्यादा हो जाता है बोरोन से, और एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाता है, जबकि होना चाहिए था ऊपर वाला। तो नीचे वाला जो आप देख रहे हैं ये सही है, ऊपर वाला गलत है। अब सजा लीजिए, सबसे ज़्यादा नियोन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरोन, लिथियम। तो पहला ही सही हो गया ना। दूसरा देखो क्यों गलत है, यहाँ पर ऑक्सीजन को ज़्यादा कर दिया है नाइट्रोजन से, इसलिए गलत है। तीसरा देखिए क्यों गलत है, तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि बोरोन को ज़्यादा कर दिया है यहाँ पर। चौथा देखिए क्यों गलत है, यहाँ पर फिर से ऑक्सीजन को नाइट्रोजन से ज़्यादा कर दिया, इसलिए गलत है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला वाला, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख कर रहिए। अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट कहने का मतलब क्या है जी, फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसको म्यू से सूचित करते हैं। म्यू जो होता है जीरो, म्यू जीरो कहने का मतलब होता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब उस पर कोई चार्ज होता है वो डेवलप नहीं करेगा, है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल पहचानने का जो होता है सिंपल ट्रिक है कि आप किसी में देखिए कि लोन पेयर आप निकालिए, अगर लोन पेयर जीरो आ रहा है तो वो नॉन पोलर हो जाएगा। 2 और कंडीशन होता है, स्पेशल केस, बॉन्ड पेयर निकाल लिए, लोन पेयर निकाल लिए। बॉन्ड पेयर अगर 2 आ रहा है, लोन पेयर 3 आ रहा है, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2। तो यहाँ पर देखिए आप लोन पेयर आपको दिख रहा है 3 और 2, होना चाहिए था पोलर, लेकिन ये स्पेशल केस है, यहाँ भी क्या हो जाता है, म्यू जो होता है जीरो हो जाएगा और ये नॉन पोलर का केस हो जाता है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब इसके अलावा जो भी आएगा वो सब क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एक में चेक करते हैं। बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 का बात कर रहे हैं जी, तो यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है ना, बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तीनों के साथ बॉन्ड बना लिया है। हाइड्रोजन फ्लोराइड को देखिए HF में जो है भले ही लोन पेयर ना हो, लेकिन यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी अधिक ज़्यादा है ना, फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, इस पे आएगा फ्लोरीन पे आएगा निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ चार्ज डेवलप कर गया है। चार्ज डेवलप करने का मतलब है कि ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया, है ना। तो हमसे तो पूछ रहे हैं नॉन पोलर, जीरो डाइपोल वाला को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर, तो ये तो नहीं होगा। सारा जो स्पीसीज दिया है वो नॉन पोलर होना चाहिए, पहला कट गया। तीसरा देखिए NF3 क्या ये पोलर है जी, बिल्कुल पोलर है, नॉन पोलर ये नहीं है ना, हमसे नॉन पोलर पूछ रहा है। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 के साथ बॉन्ड बना दिया है, 2 जो है बच गया। 2 करने का मतलब कि एक लोन पेयर है और लोन पेयर आ गया तो आपको पता है कि क्या वो पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा ना, ये 2 स्पेशल केस को छोड़ के, तो ये ऐसे ही कट जाएगा, एक ही ऑप्शन इसमें गलत होगा। तीसरा चेक करो BF3, ये तो बिल्कुल नॉन पोलर है, कोई लोन पेयर नहीं है। BeF2 यहाँ पर भी जो होता है लोन पेयर जीरो आएगा, है ना। बेरिलियम जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल का मेंबर है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों के साथ बॉन्ड बना लिए, कुछ नहीं बचा, लोन पेयर जीरो हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है यहाँ पर भी कोई लोन पेयर नहीं है, ये भी जो होता है नॉन पोलर होता है। 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, देखो 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन करने का मतलब है Cl इस टाइप से, तो ये भी क्या होता है कि दोनों का डाइपोल मोमेंट जो होता है, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक का ऊपर जाता है एक का नीचे जाता है, दोनों कैंसिल आउट कर देता है, म्यू जो होता है जीरो, और म्यू जीरो होने का मतलब ये नॉन पोलर हो जाएगा या फिर जीरो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो C वाले में जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबका जो होता है वो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यही पूछ रहा था आपसे, करेक्ट ऑप्शन C हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डाइपोल वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक और डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा बाबू पानी का होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, पानी का होता है। पहला वाला ऐसे ही काट दो। मेन दिक्कत होता है आपको, यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। NH3 और NF3 में बच्चों को लगता है कि फ्लोरीन जो होता है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसका जो होता है डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा, जबकि ये हो जाता है गलत। हो जाता है किसका, NH3 का जो है NF3 से ज़्यादा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, डाइपोल मोमेंट फिगर से जो है हम लोग समझते हैं। देखिए ये हो गया आपका NH3 और ये जो आप देख रहे हैं ये NF3 है। तो NH3 में क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो लो इलेक्ट्रोनिगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, और लोन पेयर वाला इधर जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि नेट डाइपोल मोमेंट सब एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, जबकि इसमें लो इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है जी, नाइट्रोजन, और फ्लोरीन क्या है, हाई। तो लो से हाई जो है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, इधर चलेगा, और लोन पेयर वाला इधर चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि इधर भी आ रहा है डाइपोल मोमेंट, कुछ जो है इधर आएगा, तो नेट जो है इससे तो कम ही आएगा, इसमें सब जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसीलिए जो होता है यहाँ पर अमोनिया का NF3 से ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा पानी का होगा, फिर NF3 का नहीं होगा, कट जाएगा ये, पानी का, फिर अमोनिया का,
फिर जो है NF3 और सबसे कम BF3 का हो जाएगा। BF3 का तो 0 हो जाता है ना, इस टाइप से BF3 का फिगर बनाते हैं। तो BF3 में देखिएगा कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो होता है कैंसिल हो जाता है, इन दोनों का जो नेट होता है वो इधर आता है और इनका नेट जो है इधर आता है, तो दोनों कट के जो होता है यहाँ पर डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है BF3 के केस में। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पानी, फिर अमोनिया, फिर NF3, फिर BF3। आगे चलते हैं। Among द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल या आयन जो है एक्ट एज ए लिविस एसिड। लिविस एसिड क्या होता है जी? काफ़ी आसान है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहिए, लोन पेयर एक्सेप्टर है ना, लोन पेयर का कमी होना चाहिए और वो एक्सेप्ट इसलिए करेगा क्योंकि वो ऑक्टेट को पूरा करना चाहिए। आप OH माइनस को देखिए, पहले ऑप्शन को, ऑक्सीजन के ऊपर भैया होता है लोन पेयर, लोन पेयर है तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये लिविस बेस का काम करेगा, तो ये नहीं होगा ना। अमोनिया में भी देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, तो ये भी जो होता है लिविस बेस के काम करेगा ना। लोन पेयर जो डोनर होता है वो बेस होता है, लुइस बेस होता है, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है वो लुइस एसिड होता है। वाटर में भी देखिए ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो ये भी नहीं होगा। BF3 के पास देखिए भैया कोई लोन पेयर नहीं है, गरीब आदमी है, ये चाहेगा कि लोन पेयर हमें मिल जाए, है ना। इसके पास 6 ही जो है इलेक्ट्रॉन है, ये चाहेगा कि हमको कहीं से लोन पेयर मिल जाए, 2 मतलब 1 पेयर जो है लोन पेयर मिल जाए और हम जो है अपने आप को स्टेबल कर सके, ऑक्टेट को पूरा कर सके। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगला बोल रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट हैविंग द 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। बोल रहा है कि ये सब नीचे आपको कुछ स्पीसीज दिया हुआ है, किसके जो है सेंट्रल एटम के पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आपको बताना है ना। टोटल नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास नॉट मतलब नहीं है। अमोनिया को देखिए, अमोनिया के पास क्या 8 इलेक्ट्रॉन है? 3 बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, तो 3 दूनी 6 यहाँ से आया और 1 जो होता है लोन पेयर होता है, तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है जी, अमोनिया नहीं होगा। AlCl3 के पास देखिए, अमोनिया के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीनों के साथ बॉन्ड बना लिया, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। यहाँ पर जो है AlCl3 में अमोनिया के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका हो जाएगा पहला। दूसरा देखो BeCl2, इसके पास जो होता है सिर्फ 2 ही जो होता है Cl है, तो 2 Cl है तो 4 बॉन्ड को बताएगा, 4 इलेक्ट्रॉन को बताएगा, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। CCl4 को आप देखिएगा, CCl4 को तो कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाया है क्लोरीन के साथ, मतलब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आपका नहीं होगा। PCl5 को आप देखिएगा तो यहाँ पर जो होता है, ये फॉस्फोरस जो है 5 बॉन्ड जो होता है क्लोरीन के साथ बनाया और 1 बॉन्ड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन को बताता है, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी जो होता है 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी हो जाएगा। मतलब AlCl3, BeCl2 और PCl5 के पास जो होता है जो सेंट्रल एटम है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, है ना। 5 मॉलिक्यूल दिया है, 5 में से 3 के पास जो होता है 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में तय है कि शेप वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। NH3 का जो होता है क्या शेप होगा? तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आपको पता होना चाहिए। ये जो आप नंबर देख रहे हैं 3, ये सब डायरेक्टली बॉन्ड पेयर को बताता है ना जी, बस लोन पेयर आपको निकालने आना चाहिए। तो अमोनिया के पास जो होता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 के साथ बॉन्ड बना लिया, मतलब 1 लोन पेयर है, और 3 और 1 का केस होता है, तो उसका जो शेप आता है वो आता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ए क्या हो जाएगा? तीसरा। ए का तीसरा देखिए, पहला में नहीं दिख रहा है, तीसरा में नहीं दिख रहा है। ClF3 की बात करें तो ClF3 में जो होता है बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर हो जाएगा यहाँ पर 2, है ना, चूँकि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन में, हेलोजन फैमिली का मेंबर है, 3 के साथ बॉन्ड बना लिया, 4 इलेक्ट्रॉन बचा, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर रहता है, तो हो जाता है टी शेप। तो बी का हो जाएगा चौथा। बी का चौथा किस में दिख रहा है? दोनों में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। PCl5, ये 5 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है, तो 5 0 का केस रहता है, तो क्या हो जाएगा? TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ना शॉर्ट में इसको TBP बोलते हैं। तो सी का दूसरा देखिए, करेक्ट ऑप्शन दूसरा वाला में दिख रहा है ना, और डी का पहला हो जाएगा। BRA5, यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर रहता है, तो हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा वाला। अगर आपको जो है ये नहीं पता है तो ये चार्ट है, इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जो है इसको रिवाइज कर लीजिए। बॉन्ड पेयर लोन पेयर आपको निकालने आना चाहिए, है ना। बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालिए, 2 बॉन्ड पेयर लोन पेयर 0, तो उस कंडीशन में शेप क्या हो जाता है? अगर लोन पेयर जो है 0 है तो शेप और ज्योमेट्री जो है उस कंडीशन में सेम हो जाता है। जैसे 2 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है, तो शेप लीनियर और ज्योमेट्री भी क्या हो जाता है? लीनियर हो जाता है। लेकिन अगर जो है कुछ लोन पेयर आ रहा है तो ज्योमेट्री उसका अलग होता है, शेप जो होता है वो अलग हो जाता है।
है ना, तो इसको याद रख लीजिएगा। 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर एंगुलर बेंट या वी शेप्ड। 2-2 के केस में भी एंगुलर बेंट वी शेप्ड। 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर लीनियर। 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर हो गया। तो यहाँ पर जो शेप है वो भी ट्रिगोनल प्लेनर हो जाएगा और जो ज्योमेट्री है चूँकि लोन पेयर 0 है वो भी सेम हो जाएगा। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर ट्रिगोनल पिरामिडल। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर टी शेप, है ना। 4 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है, तो यहाँ पर ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या हो जाएगा, सेम, और वो टेट्राहेड्रल। 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 1 है, सीसो हो जाता है। 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 2 है, स्क्वायर प्लानर हो जाता है। 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, शेप ज्योमेट्री दोनों सेम, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल। 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ज्योमेट्री शेप, चूंकि लोन पेयर 0 तो ज्योमेट्री शेप दोनों सेम, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। 6 बॉन्ड पेयर हो 1 लोन पेयर हो तो उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, है ना। और 7 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, चूंकि लोन पेयर 0 हो गया तो यहाँ पर शेप और स्ट्रक्चर दोनों सेम हो जाएगा, उसको बोलते हैं PBP, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो मैंने बोल कर भी आपको बता दिया, PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद CuSO4.5H2O में बोल रहा है। इसको क्या बोलते हैं जी, इसका नाम भी है, इसको बोलते हैं नीला थोथा, ब्लू विट्रोल, है ना, इसका नाम है ब्लू विट्रोल। तो CuSO4.5H2O में जो होता है बोल रहा है कि कितना जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 जो है वाटर मॉलिक्यूल बाहर है और करेक्ट ऑप्शन आप A कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका गलत। ये जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, देखिए इस टाइप से इसका फिगर बनता है। 4 को जो होता है वाटर ये कोऑर्डिनेट बनाता है, कोऑर्डिनेटेड होता है कॉपर आयन के साथ, और 1 वाटर जो होता है ये बॉन्डेड होता है सल्फेट ग्रुप के साथ, और यही वाटर जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जो होता है सल्फेट ग्रुप के साथ जुड़ा होता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड में जो होता है इन्वॉल्व होता है सल्फेट के साथ। करेक्ट ऑप्शन आपका C वाला हो जाएगा ना। इसका फिगर ध्यान रखिएगा, इस टाइप से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका होता है। कॉम्प्लेक्स वाला आपको पता है कि इस ब्रैकेट के अंदर ये नहीं टूटता है, बाहर वाला ही जो होता है जो है यही जो होता है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक H2O मॉलिक्यूल जो होता है यहाँ पर बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग सोन बिलो विच वन रिवेल्ड लीनियर स्ट्रक्चर। ये तो आपको पता होना चाहिए लीनियर किसका होता है। ये N2O की बात करें तो इसी को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, है ना। इस टाइप से इसका फिगर होता है और हाइब्रिडेशन इसका Sp हो जाता है, और Sp हाइब्रिडेशन होता है तो शेप क्या हो जाता है, लीनियर हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। दूसरा NO2 की बात करें तो NO2 जो होता है ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है ना। 2 बॉन्ड पेयर और एक जो होता है अनपेयर्ड होता है। यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन Sp2 हो जाता है, और Sp2 हो जाता है तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, स्ट्रक्चर का यहाँ पर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्रिगोनल प्लानर हो जाएगा ना। तो ये नहीं होगा, हमसे लीनियर पूछ रहा था, मैं ऑप्शन मिल चुका है। HOCl को देखो, HOCl। अब यहाँ पर सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे जी, जैसे यहाँ पर NO2 में हम आपको बताए थे कि जो कम है वो सेंट्रल एटम हो जाएगा। अब यहाँ पर तो सब एक एक है, हाइड्रोजन भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है, क्लोरीन भी एक है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम आप पहचानते हैं कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिव या हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला होता है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 2.1, ऑक्सीजन का होता है 3.5, क्लोरीन का होता है 3.1। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन, है ना। तो आप निकाल लीजिए, तरीका भी आपको बताए थे कि जिसका भी हमें निकालना रहता है उसका क्या लिखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस ये जो बच गया हाइड्रोजन क्लोरीन, इसका क्या लेते हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। दोनों जो है एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 4 आया, जो भी नंबर आता है उसको 2 से भाग देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि हमें क्या मिल जाए, लोन पेयर। तो यहाँ से 2 जो है लोन पेयर मिल जाएगा। बॉन्ड पेयर कौन बताता है जी, ये जो आप साइड में एटम देख रहे हैं Cl और H, ये बॉन्ड पेयर बताएगा। क्योंकि एक Cl और एक H है तो बॉन्ड पेयर हो जाएगा 2, लोन पेयर हो जाएगा 2, और 2 और 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 4, 4 के लिए हाइब्रिडेशन हो जाएगा Sp3। और स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है 4 के लिए क्या होता है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप की बात करें, अभी हम आपको चार्ट दिए, शेप का चार्ट दिए थे ना। तो जब बॉन्ड पेयर 2 होता है और लोन पेयर 2 होता है तो शेप जो होता है ये एंगुलर हो जाता है, बेंट हो जाता है, या फिर वी शेपेड का हो जाता है। तो आपको पूरा डिटेल में बता दिए। ओजोन की बात करें तो ओजोन को जो है आप OO2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम का काम करेगा। तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाता है Sp2 और ज्योमेट्री हो जाएगा ट्रिगोनल प्लानर, है ना। जबकि शेप की बात करें तो इस टाइप से शेप हो जाता है। शेप कैसा होता है इसका, एंगुलर। शेप की बात करें तो होता है एंगुलर, जबकि स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रिगोनल प्लानर होता है। हमसे लीनियर पूछ रहा था, N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, मैंने सारा आपको बता दिया।
है ना। ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखेगा डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मैग्नेट और पर मैग्नेट, देखिए इसको बोलते हैं मैग्नेट। MnO4 2 माइनस को बोला जाता है मैग्नेट, और MnO4 के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज हो सिंगल एक तो उसको बोलते हैं पर मैग्नेट। फिगर बनाइए इस टाइप से, देखिए बनता है। ये जो आप देख रहे हैं यह है, इसको क्या बोलते हैं जी, मैग्नेट आयन। और पर मैग्नेट की बात करूं तो यहाँ पर जो होता है मैंगनीज +7 स्टेट में होता है, आप निकाल भी सकते हैं x मान के, और मैंगनेट में जो होता है +6 में होता है। तो इसका फिगर जो है वो इस टाइप से आता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा सिग्मा ही होगा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, है ना जी। डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड जो बनता है ये किसके ओवरलैपिंग से बनता है, चूँकि ऑक्सीजन के पास जो होता है कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ऑक्सीजन के पास क्या होता है जी, सिर्फ और सिर्फ पी ऑर्बिटल्स होता है। आप कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p4, तो यहाँ पर कहीं डी आ रहा है, नहीं आ रहा है। जबकि मैंगनीज के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल भी होता है। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड जो आप देख रहे हैं हर जगह, ये सारा पाई बॉन्ड जो होता है ऑक्सीजन के पी और मैंगनीज के डी ऑर्बिटल के ओवरलैप होने से जो होता है वो बनता है, दोनों जगह, है ना। तो आप पढ़ लीजिए, देयर इज़ नो पाई बॉन्डिंग। क्या मैग्नेट और पर मैग्नेट में कोई पाई बॉन्ड नहीं है जी, ये तो गलत हो गया। साफ साफ दिख रहा है पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड हो गए। पाई बॉन्ड इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ये तो सही है। विथ पी ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज, ये गलत हो गया। पाई ऑर्बिटल जो होता है जो बनता है, बोल रहा है कि पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ये तो सही है, लेकिन मैंगनीज के पी ऑर्बिटल वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता है, मैंगनीज का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ये तो ऐसा ही कट गया, ऑक्सीजन में कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है, मतलब करेक्ट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड डी ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज, करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग मैच पेयर, कौन सा जो होता है वो गलत है। अब तो आपको पहचानने आना चाहिए, है ना। शेप या ज्योमेट्री का जो होता है बात कर रहे हैं, तो अमोनिया की बात करें तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 और 1 का केस रहता है ट्रिगोनल पिरामिडल, ये तो सही है ना। ये नहीं होगा, हमसे गलत पूछ रहा है। PCl5 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो ट्रिगोनल बाई पिरामिडल होता है, यहाँ पर ट्रिगोनल प्लेनर बोल रहा है, यहीं वाला गलत है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी SF6 ऑक्टाहेड्रल सही है, BCl2 लीनियर, ये दोनों सही है, ये सब नहीं होगा, गलत पूछ रहा था, बी हो जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल N2 मॉलिक्यूल, है ना। ये जो आप कॉन्फिगरेशन देख रहे हैं ये किसके लिए लिखते हैं जी, मॉलिक्यूल के लिए, है ना। N2 क्या है जी, मॉलिक्यूल है ना, 2 नाइट्रोजन से मिलकर बना है। जबकि जो आप 1s2 2s2 2p6 ये जो लिखते हैं ये हम लोग लिखते हैं एटम्स के लिए, है ना। तो ये जो कॉन्फिगरेशन लिखा गया है ये MOT है ना, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं। तो पूछ रहा है, बोल रहा है कि नाइट्रोजन के लिए जो है कौन सा जो होता है डायग्राम या एनर्जी का जो ऑर्डर है वो सही है। तो यहाँ पर 2 केस होता है, 2 तरीके से लिखते हैं। एक में जो होता है अप टू 14 इलेक्ट्रॉन तक, और दूसरा में जो होता है मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन वाला हम लोग चूज करते हैं। ऐसा मॉलिक्यूल देखेंगे कि जिसके में 14 इलेक्ट्रॉन तक हो, और दूसरा जो है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन अलग लिखते हैं। तो नाइट्रोजन में जो होता है आपको पता है कि एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाला केस जो होता है वैलिड होगा। तो जब 14 इलेक्ट्रॉन तक हो तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, पहला पढ़े देखो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। यहाँ पर जो आप स्टार देख रहे हैं ये एंटी बॉन्डिंग को बता रहा है, और जो बिना स्टार वाला है ये बॉन्डिंग को बता रहा है। तो अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो ये पहला वाला वैलिड होता है। अगर मान लीजिए 14 से ज़्यादा है, जैसे O2 की बात करें तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे। तो ये जो आप चारों देख रहे हैं शुरू में, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये सबके लिए सेम होता है, चाहे 14 से कम हो 14 से ज़्यादा। डिफरेंस यहाँ पर यहाँ से जो है देखना शुरू हो जाता है। 14 से कम वाला में ये होता है, 14 से ज़्यादा वाला में भी नहीं होगा। 14 से ज़्यादा वाला में देखिए ये हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन, मतलब अगर 14 से ज़्यादा वाला O2 रहता तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता सी। सिग्मा स्टार 2s के बाद अब यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा 2pz आ जाता है, जबकि इसमें देखिए सिग्मा 2pz बाद में आ रहा है। तो 16 मतलब 14 से ज़्यादा वाला में सिग्मा 2pz पहले आ जाता है, आपको रिवाइज करा देना अच्छे से। उसके बाद आता है पाई 2px पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और लास्ट में आता है सिग्मा स्टार 2pz।
है ना। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। हमसे 14 इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा था, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा जो होता है इसमें से गलत स्टेटमेंट है। O2+ इज डायमैग्नेटिक, O2+ में इलेक्ट्रॉन गिन लो। एक ऑक्सीजन के पास जो होता है 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन के पास 16, एगो पॉजिटिव चार्ज लगा है, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन। 15 क्या है जी, ऑड नंबर है, विषम संख्या है और ऑड नंबर आया तो आपको आंख बंद करके वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक जो होता है हो जाएगा। और पैरामैग्नेटिक स्पीसीज जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में फीवली अट्रैक्ट होता है ना। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। बाकी बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आपको कराए थे कि 14 का जो होता है आपको याद रखना है 3 होता है। 14 से आगे बढ़िए या फिर पीछे बढ़िए, 0.5 को माइनस कर देते हैं। तो आप इन सबको निकालिएगा, O2+, O2 को, तो यही सब आएगा, है ना। तो ये भी आपका सही है, तो ये नहीं होगा। हमसे गलत पूछ रहा था, हमारा आंसर आ चुका है। C2 मॉलिक्यूल में जो होता है बोल रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी नहीं होगा। H2+ में 1 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल, है ना। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज लगा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये भी सही है, ये भी नहीं होगा। गलत पूछ रहा था, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम आपको इसके लिए भी ट्रिक बताते हैं। सिंपल आप इलेक्ट्रॉन गिनिए, अगर इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 20 आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 20 आ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फार्मूला होता है ये हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसमें आप पुट कीजिएगा तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0 इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और वो बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब कि कोई भी उसके बीच में बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड नहीं है तो बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो L2 में देखिए, Li2 में, या Li2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ये नहीं होगा, ये एग्जिस्ट करेगा। C2 में देखिए 12 इलेक्ट्रॉन है, ये भी एग्जिस्ट करेगा। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। He2 में क्या है जी, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन का ये केस आ गया, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 0 और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक्स मॉलिक्यूल स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड, किस, ये 4 स्पीसीज आपको दिया हुआ है, किस स्पीसीज में जो है सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड होता है MOT के अनुसार, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार। हम लोग पढ़े हैं कि सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है तो सिग्मा, एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और 2 पाई होता है। लेकिन C2 कार्बन एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि यहाँ पर MOT के अनुसार जब डायग्राम बना के हम लोग समझते हैं कॉन्फ़िगरेशन लिख के, तो आपको डायरेक्ट अभी ध्यान रखना है कि C2 में जो दोनों बॉन्ड होता है ये क्या होता है, दोनों पाई होता है, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, अब हाइड्रोजन से कुछ क्वेश्चन आ गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपको चून करना है, मतलब मैच द कॉलम। CO+H2, CO+H2 आपको बताए थे कि इसको सीन गैस, सिंथेटिक गैस या वाटर गैस के नाम जानते हैं, तो ए का तीसरा हो जाएगा, सी में नहीं दिख रहा है। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, देखिए 2 प्रकार का हार्डनेस होता है। हार्ड वाटर वो होता है जो कि साबुन के साथ गाज नहीं बनाता है। नॉर्मली जो आप पानी देखते हैं वो गाज बनाता है साबुन के साथ, लेकिन हार्ड वाटर जो होता है वो गाज नहीं बना पाता है। तो 2 प्रकार का हार्डनेस होता है, एक होता है टेम्पररी और दूसरा होता है आपका परमानेंट। तो टेम्पररी हार्डनेस जो होता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, HCO3- को क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट, इनके बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। जबकि परमानेंट जो होता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होता है। कैल्शियम का क्लोराइड, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का क्लोराइड हो या कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट हो, तो उसकी वजह से जो हार्डनेस होता है ये परमानेंट हार्डनेस होता है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट हो उसकी वजह से टेम्पररी हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होगा, पहला हो जाएगा ना, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से। तो बी का पहला देखिए करेक्ट ऑप्शन डी में दिख रहा है ना। तो 2 हम लोग टिक किए, हमारा आंसर आ गया ना। मैच द कॉलम बहुत आसान होता है, एक मैच कीजिए ऑप्शन में आइए। B2H6 के बारे में भी जान लो। B2H6 जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, करेक्ट ऑप्शन इसका सी के दूसरा हो जाएगा। देखिए इसमें दिख रहा है। H2O2 जो होता है ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, तो डी का हो जाएगा चौथा। देखो B2H6 के बारे में जान लो, इसका फिगर इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है B2H6, है ना। ये जो होता है 2 BH3 के मिलने से जो होता है बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 गो बनाना बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना। B2H6 में क्या होता है कि ये जो आप ऊपर देख रहे हैं BHB और एक नीचे देख रहे हैं BHB, ये देख रहे हैं बनाना की तरह दिखता है। तो यहाँ पर 2 बनाना बॉन्ड होता है और इस 2 बनाना बॉन्ड को बोलते हैं
3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और 4 जो होता है यहाँ पर BH बॉन्ड होता है। देखो एक ये वाला सेंट्रल पे और ये वाला जो होता है कॉर्नर पे, तो ये 4 जो होता है यहाँ पर BH बॉन्ड होता है, और 4 BH बॉन्ड को बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और 2 जो होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। तो बनाना बॉन्ड जो है कहाँ एग्जिस्ट करता है, B2H6 में कितनी संख्या होती है, 2 होता है ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है। H2O2 की बात करें तो ये इस टाइप से जो होता है फिगर होता है इसका, है ना, इस टाइप से जो होता है ये नॉन प्लेनर जो होता है स्ट्रक्चर होता है H2O2 का, ये भी आपको ध्यान रखना है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, खुली किताब की तरह। अगला बोल रहा है फिर से मैच द कॉलम, NaH सोडियम का हाइड्राइड बोल रहा है, किस प्रकार का हाइड्राइड है। तो देखिए चाहे सोडियम क्या है जी, अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल का हाइड्राइड हो या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्राइड हो, उसके हाइड्राइड को बोलते हैं आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक या उसी को एक और नाम क्या होता है, सेलाइन, नमकीन हाइड्राइड। तो ए का दूसरा देखिए, ए में नहीं दिख रहा है, सी में नहीं दिख रहा है। PH3 देखो ये कार्बन है, कार्बन फैमिली का जितना मेंबर हो, जैसे कासी, गै, SN, PP, ये सब आता है कार्बन फैमिली में। कार्बन फैमिली के पहले वाले जो हाइड्राइड बनाएगा मेंबर, जैसे बोरोन वाला, तो इसके पास जो होता है इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। और कार्बन के बाद वाला जैसे नाइट्रोजन फैमिली वाला, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिहारी, ये सब जो होता है जो हाइड्राइड बनाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। और कार्बन का जो होता है, कार्बन फैमिली का सदस्य जो होता है अगर हाइड्राइड बनाएगा, तो यहाँ पर जो होता है जितना इलेक्ट्रॉन उसको कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए वो मिल जाता है, इसलिए बोलते हैं कि कार्बन फैमिली वाला जो हाइड्राइड होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज होता है ना। वहाँ पर जो होता है 8 इलेक्ट्रॉन पहले से पूरा हो जाता है, ऑक्टेट पूरा हो जाता है, जबकि इसके पहले वाले में ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और यहाँ पर ऑक्टेट से ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसलिए अगर कार्बन के बाद वाला जो फैमिली वाला अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। तो PH3 को क्या बोलेंगे, ये नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, इलेक्ट्रॉन रिच, तो बी का हो जाएगा चौथा। बी का चौथा देखिए किस में दिख रहा है, बी वाला में दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको जान लो, तीसरा वाला GeH4, जी किसका मेंबर है जी, कार्बन फैमिली का मेंबर है, तो जी है तो ये कैसा बनाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज। सी का पहला देखो दिख रहा है, ये क्या है जी, लैंथेनम का हाइड्राइड। तो लैंथेनम जो होता है ट्रांजिशन मेटल का अगर हाइड्राइड होगा, ट्रांजिशन मेटल जो होता है ये अगर हाइड्राइड बनाएगा तो उसके हाइड्राइड को हम लोग बोलते हैं मेटालिक हाइड्राइड, या फिर एक और नाम जानते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड, है ना, नॉन स्टोइकोमेट्रिक। तो LaH को आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं मेटालिक हाइड्राइड, या एक और नाम इसका है नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड। ये ट्रांजिशन मेटल जो होता है ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर ऐसा हाइड्राइड बनाता है, तो डी का तीसरा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द मेथड यूज टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्पररी हार्डनेस को जो होता है रिमूव करने का NCERT में 2 मेथड दिया है। पहला जो है आप पानी को बॉयल कर दीजिए, वहाँ से हट जाएगा, और दूसरा जो होता है क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में क्या होता है कि हम लोग स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेक लाइम। स्लेक लाइम को जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जो कि टेम्पररी हार्डनेस क्यों होता है, बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। तो जब कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हम लोग स्लेक लाइम के साथ ऐड करते हैं तो वहाँ से टेम्पररी हार्डनेस रिमूव कर जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि किस मेथड से हटाते हैं, तो पहला ही हो जाएगा क्लार्क मेथड, है ना। बाकी आप जो देख रहे हैं आयन एक्सचेंज मेथड, सिंथेटिक रेजिन मेथड, काल्गन मेथड, ये सब जो होता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए होता है। और ये जो काल्गन आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि किसको काल्गन बोलते हैं। काल्गन का फार्मूला Na6P6O18 को बोला जाता है काल्गन, है ना। तो काल्गन और क्लार्क में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना काल्गन जो होता है ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है, क्लार्क जो होता है टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करता है। तो ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और हाइड्रोजन चैप्टर से क्वेश्चन। मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर करके जो है आपको समझाया है, सिर्फ और सिर्फ टिक मार के मैं यहाँ पर नहीं निकला हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ऐसे ही बने रहना है और एग्ज़ाम को फोड़ देना है मिलकर साथ में। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।